हो गया। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हम कल की क्लास से ही आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पीयूष ग्रंथि पर काम शुरू किया था और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स पढ़ रहे थे। कल आपको बता दिया गया था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो 3 पालियों में होती है। कितनी पालियों में होती है? 3। अग्रपाली, मध्यपाली और पशपाली। अग्रपाली, मध्यपाली और पशपाली। अब आप यहाँ पर मैंने कल आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो मध्यपाली होती है वो कई बार सभी मस्तिष्क में या सभी मानवों में वो विकसित नहीं हो पाती है विकास की दृष्टि से। तो कई बार जो मध्यपाली के हार्मोन्स हैं जो मैंने आपको अलग लिखाए हैं, जिसमें मैंने आपको मिलेनोसाइट हार्मोन लिखाया होगा, तो वो हार्मोन अगर मध्यपाली ऑप्शन में ना हो तो आप कहाँ पर मार देंगे उसको? अग्रपाली। तो 2 ही भाग मानेंगे, अग्र और पश, लेकिन फिर भी मैंने आपको तीनों भाग बता दिए थे। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अग्रभाग से, अग्रपाली से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने आपको नाम लिखा दिए थे कौन कौन से हार्मोन्स थे। तो देखिए इसमें आप समझिएगा कि जो एक हार्मोन्स था सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम था? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये जो था कैसा हार्मोन था? ये वृद्धि हार्मोन था। मैंने आपको कल इसके बारे में चर्चा कर दी थी। ये एक वृद्धि हार्मोन था और हमारे शरीर में होने वाली वृद्धि को ये नियंत्रित करता है। अगर ये ज़्यादा निकलेगा, इसका स्रावन ज़्यादा होगा तो वृद्धि विकास बहुत होगा, और ये कम निकलेगा तो वृद्धि विकास कम होगा, है ना। और आपको कुछ रोग बताए थे इसमें मैंने, जैसे साइमंड रोग और एक्रोमेगेली रोग बताए थे। वयस्कों में साइमंड और एक्रोमेगेली रोग होते हैं, ठीक है, चर्चा हो चुकी थी। उसके आगे जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है थायराइड प्रेरक हार्मोन। देखिए इसके नाम में ही आ रहा है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को प्रेरित करता है कि भाई निकलना है या नहीं निकलना है। तो TSH, इसकी जो कई बार ये सवाल ऐसे ही आया हुआ है, बिहार PCS में ये सवाल ऐसे ही आ गया था कि वह कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि के स्राव पर नियंत्रित स्थापित करता है। और उसमें ऑप्शन था TSH, ऑप्शन बी थायरोक्सिन हार्मोन। तो बच्चों ने जिनको जानकारी नहीं थी उसका आंसर क्या चूज कर लिया? थायरोक्सिन, क्योंकि थायराइड और थायरोक्सिन लगभग एक जैसी बात है ना। और है भी, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन। अभी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, जब हम थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको सचेत रहना है कि जो TSH है वो वास्तव में इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग जो शब्द होता है वो किसको दर्शाता है? प्रेरक को दर्शाता है। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, यही बात लिख दी। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या करता है? प्रेरित या नियंत्रित करता है। ये जो थायराइड ग्रंथि है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखेंगे जब हम आपको थायराइड ग्रंथि पढ़ाएंगे और उसके थायरोक्सिन हार्मोन को पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि वो बालक के मस्तिष्कीय विकास के लिए बहुत अनिवार्य हार्मोन है। गर्भवती महिलाओं में जब गर्भवती महिलाएं होती हैं और वो अपने प्रेगनेंसी टेस्ट कराने जाती हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उनको ब्लड टेस्ट तो लिखती है, साथ ही साथ थायराइड ग्रंथि का भी टेस्ट लिखती हैं। थायराइड ग्रंथि के टेस्ट लिखने का मतलब है कि उन प्रेग्नेंट महिलाओं में थायरोक्सिन हार्मोन किस तरह से स्रावित हो रहा है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव डिपेंड करेगा किस पे? TSH पे। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव सही नहीं है, कम है महिलाओं में, तो उनके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके मस्तिष्क का विकास प्रॉपर नहीं होता है। बहुत ही डेंजर हार्मोन है वो। वही ऐसा हार्मोन है जो आपको फुला देता है। वही ऐसा हार्मोन, आपने नाम सुना होगा कि यार आदमी पतला है लेकिन हाथ पैर सूज रहा है, तो डॉक्टर क्या कहता है? थायराइड की जांच करा लो। वो जो थायराइड की जांच है बेसिकली वो क्या है? वो थायरोक्सिन हार्मोन कितना निकल रहा है, पॉइंट समझें आप, थायरोक्सिन हार्मोन कितना निकल रहा है वो उसकी जांच है। तो इसलिए इसका काम बड़ा है आपकी बॉडी में, TSH का काम बड़ा है। ये कई सारी बीमारियों को घेर लेता है। इससे अगर ये कम स्रावित हुआ या ये अपने काम को बखूबी नहीं कर पाया तो आप समझ लीजिएगा आपका जो
थायराइड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप या तो सूखते चले जाएंगे या आप तो पतले ही रहेंगे लेकिन हाथ पैर स्वेलिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्वेलिंग। अब देखेंगे मिक्स्ड इडिमा उसको बोलते हैं रोग, में बताऊंगा अगली क्लास में। फिलहाल तो ये समझ में आ गया आपको TSH का काम क्या है। दूसरा है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको ACTH बोलते हैं। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है जी, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ACTH हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है, या ACTH हार्मोन का पूर्ण रूप होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो ACTH का मतलब क्या हो गया? A फॉर एड्रीनो, C फॉर कार्टिको और T फॉर ट्रॉपिक। ट्रॉपिक शब्द जहां जाए, ट्रॉपिक और स्टिमुलेटिंग लगभग दोनों एक ही बात है। जहां पर स्टिमुलेटिंग शब्द आ जाए या जहां पर ट्रॉपिक शब्द आ जाए, उसका मतलब होता है निकलवाने वाला, प्रेरित करने वाला। बात समझ में आ गई? तो देखिए हमारे यहाँ एक और ग्रंथि थायराइड के बाद हम पढ़ेंगे, उसको एड्रिनल ग्रंथि है। क्या नाम है? एड्रिनल। और एड्रिनल ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि के भी हम दो भाग आपको बताएंगे। उसका एक भाग होता है कोर्टेक्स। क्या होता है? कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स भाग से जितने भी एंजाइम निकलते हैं, ये उनके नियमन को या उनके निकलने को क्या करता है? नियमित करता है। तो ACTH। अब एड्रिनल ग्रंथि जब आप देखेंगे तो उसके भी बड़े अच्छे अच्छे हार्मोन हैं। एक हार्मोन तो एड्रिनल ही है, जो कहते हैं लड़ो उड़ो भागो, है ना, जो आपके रोंगटे खड़े करता है। गूज बम्स जो कहते हैं ना, गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो गए। या ये हार्मोन आपका तभी एक्टिव होता है, तभी सक्रिय होता है जब आप विपत्ति में हो, जब आप घबरा रहे हो। और यही हार्मोन आपको जो है सुलझने की, समझने की क्या देता है? ताकत देता है। क्या करना चाहिए, डिसीजन लेने की ताकत देता है। पढ़ेंगे आगे ये भी हम, है ना। तो ये समझा आपने। आगे देखेंगे। आगे नंबर 4 पर है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिए इसमें शब्द आ गया गोनेडो। क्या शब्द आ गया? गोनेडो। ट्रोपिक तो मैंने बता दिया आपको, ट्रोपिक मैंने बता दिया। ये जो ट्रोपिक है ये तो प्रेरित हो गया, प्रेरित करने वाला। लेकिन गोनेडो शब्द जो दर्शाता है ये आपके सेक्सुअल या लैंगिक विकास को दर्शाता है। गोनेडो शब्द जहाँ पर भी आएगा वो किसको दर्शाएगा? लैंगिक चीज़ को दर्शाएगा। इसका संबंध जो होगा वो सेक्सुअल डेवलपमेंट से होगा। तो देखिए ये दो प्रकार का है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो प्रकार का है। एक को आप बोलेंगे पुटिका प्रेरक हार्मोन। अब ये हिंदी में लिख दिया विशुद्ध, लेकिन आप इसकी इंग्लिश याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुटिका को फॉलिकल बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग अभी हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। क्या आ गया? स्टिमुलेटिंग। तो देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो FSH है, ये जो FSH है, ये अब देखिए चूंकि ये सेक्सुअल डेवलपमेंट से संबंधित है, तो सेक्सुअल डेवलपमेंट मतलब जनन अंगों से संबंधित है। तो जो जनन अंग हैं वो स्त्री में भी पाए जाते हैं और पुरुषों में भी पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम देखें, हम फिर पहली क्लास की बात मैंने जब की थी आपको बताया था कि हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो हम कहते हैं कि मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो बताया गया था कि इसमें ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके शरीर के अन्य हार्मोन्स के निकलने को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, नियमित करते हैं। तो अभी हमने देखा TSH थायराइड हार्मोन को निकलने पर नियमित कर रहा है ना। ACTH एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन्स को नियंत्रित कर रहा है, ऐसा भी हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। अब इसी श्रेणी में आपके पुरुषों में और स्त्रियों में जनन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। पुरुषों में जो जनन ग्रंथि होती है उसको वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण। और स्त्रियों में जो होती है टेस्टिस बोलते हैं इंग्लिश में, और जो स्त्रियों में होती है उसे अंडाशय बोलते हैं। तो इन ग्रंथियों से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक हार्मोन का नाम सुना होगा एस्ट्रोजन, और एक हार्मोन का नाम लिखा होगा प्रोजेस्टेरोन। बहुत बार सवाल आ चुका है, 4 हार्मोन्स के नाम दे देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन हार्मोन है। यानी ऐसा हार्मोन जो मादाओं में जनन शक्ति के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो 2 हार्मोन्स का नाम लिख लेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वही हार्मोन हैं
जो महिलाओं में, देखिए ये तो है फॉलिकल, ये तो है देखिए फॉलिकल, फॉलिकल का संबंध होता है अंडाणु निर्माण से, यानी ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये जो अंडाणु के निर्माण को क्या करता है, अंडाणु के निर्माण के लिए जरूरत है। और जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये हार्मोन जो है आपका, ये भी इसी से संबंधित होता है, लेकिन बेसिकली जो औरतों में या महिलाओं में या स्त्रियों में या लड़कियों में जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो पीरियड्स होते हैं लड़की को, तो उसको नियंत्रित कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। कुल मिला के मासिक धर्म और अंडाणु निर्माण का मतलब भी एक ही है, क्योंकि मासिक धर्म होगा तो अंडाणु निर्माण होंगे, मासिक धर्म नहीं होगा अंडाणु निर्माण नहीं होंगे। इसीलिए आप देखते हैं 13 से पहले की जो स्त्रियां होती हैं उनमें अंड नहीं बनते, क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती, या ऐसे कह लो कि उनमें अंडाणु बनने लगते हैं, जिनमें अंडाणु बनते हैं उन्हीं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। ठीक, तो दोनों एक ही बात है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो ये प्रोजेस्टेरोन है और जो ये एस्ट्रोजन है, ये मादाओं के हार्मोन है। किसके हार्मोन है, फीमेल। अब पुरुषों में जो हार्मोन होता है, पुरुषों में जो हार्मोन होता है, जो पुरुषों में जनन शक्ति का विकास करता है, उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये तो हार्मोन है, अब सीधी सी बात है, ये हार्मोन जो निकलेगा ये पुरुषों में है, तो ये वृषण से स्रावित होगा। किससे स्रावित होगा, वृषण से स्रावित होगा। और ये हार्मोन जो महिलाओं में है दोनों, ये उनके अंडाशय से स्रावित होंगे। लेकिन इन दोनों हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए ये दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, FSH और LH, जो कहाँ से निकल रहे हैं, पीयूष ग्रंथि से। तो इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जा रहा है। अब देखिए, जो गैनोडोट्रोपिक हार्मोन है वो दो प्रकार का है, पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके दो कार्य होते हैं, एस्ट्रोजन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, और पुरुषों में भी इसका एक काम है, इस वाले का FSH का पुरुषों में भी काम है। और पुरुषों में काम क्या है, आपके जो स्पर्म होते हैं उनको निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, वृषण में बनेंगे, स्पर्म भी कहाँ बनते हैं, आपके जो आपका अंड कोश होता है वहीं बनते हैं, वृषण में बनते हैं। ठीक है, तो वृषण एक ग्रंथि है। अब हमारे मानव शरीर की पुरुष की जो जनन ग्रंथि है मुख्य, वो क्या है, वृषण है। ठीक है, अब दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फुल फॉर्म होगी LH, शॉर्ट फॉर्म LH, फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिए ये क्या करता है, ये भी दो काम है, मादाओं में अलग है, पुरुषों में अलग है। मादाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावित को प्रेरित करेगा, और यहाँ पर पुरुषों में कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करेगा, ये स्रावित करेगा। ठीक है, तो ये आप फटाफट इसका उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे 5वें नंबर का जो हार्मोन है वो है ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन। ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं, और मेमोट्रोपिक, मैमल्स से बना है। मैमल्स किन्हें कहते हैं, जिनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। मैमल्स का मतलब होता है ये मैमल से बना है, शब्द आता है मैमल्स वर्ग, आपने सुना होगा, मैमल्स बराबर स्तनधारी। मैमल्स किसे कहते हैं, स्तन, जिनमें स्तनों का विकास हो। और स्तन का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से लगाया जाता है, जिनमें दुग्ध ग्रंथियां हो। क्या हो जी, जिनमें दुग्ध ग्रंथियां हो, तो उन्हें हम स्तनधारी बोलते हैं। तो इसीलिए मेमोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन सभी इसके हार्मोन हैं, और इसे मातृत्व हार्मोन भी कहते हैं। और इसका प्रमुख काम क्या होगा, दुग्ध संश्लेषण। अब देखिए, दुग्ध ग्रंथियों में देखिए दो तरह के, मादा से दूध के लिए दो प्रकार के हार्मोन हैं, और दोनों के ही दोनों पीयूष ग्रंथि में हैं। एक तो अभी देखा हमने प्रोलैक्टिन, लैक्टिन वही होता है लैक्टस, लैक्टक, जहां पर भी लैक्टक शब्द आ गया उसका मतलब दूध से हो गया। एक दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं यही बता दूंगा, हालांकि आगे ऑक्सीटोसिन पढ़ाऊंगा मैं अभी। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हमारे शरीर की पेशियों को संकुचित करने का काम करता है, प्रेशर सिकोड़ने का। तो इसीलिए जब गर्भाशय में बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो ऑक्सीटोसिन गर्भाशय को क्या करता है, सिकोड़ता है, बच्चा आगे भागता है। ऐसे ही जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं
उनमें दूध जमा करने का या दूध बनाने का काम कौन कर रहा है? ये। लेकिन वो दूध बाहर कैसे निकलेगा जब तक पुश नहीं होंगी? तो दुग्ध ग्रंथियों को पुश यानी सुकोड़ने का काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। इसीलिए देखेंगे दुग्ध तो सब में बनेगा, कभी कभी क्या होता है गाय भैंस बच्चा पैदा करने के बाद दूध नहीं दे पाती, तो दूध तो बना लेकिन दूध थनों से नहीं निकल रहा, तो उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? दूध ग्रंथियों में तनाव पैदा करेगा, संकुचन पैदा करेगा, जिससे दूध बाहर की ओर क्या करेगा? फोकस मारेगा। ओके, तो इसलिए ऑक्सीटोसिन को दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहते हैं, दुग्ध निकालने वाला वर्थ हार्मोन भी कहते हैं, लेकिन इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन को दुग्ध का निर्माण करने वाला या दुग्ध को संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनाने वाला हार्मोन कहते हैं। नहीं, नुकसानदायक वो एक लिमिट में तो नहीं होते हैं, फिर भी डॉक्टरी सलाह से काम करना चाहिए। अगर आप ऑक्सीटोसिन ले रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह से काम कीजिए, है ना, ये है। क्योंकि देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर यही बात फीमेल पे लागू हो, स्त्री पर, कई बार कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं कि वो बच्चे को जन्म दे देती हैं, लेकिन उनकी दुग्ध ग्रंथियों से या उनके स्तनों से दुग्ध नहीं निकलता, बच्चा रोता रहता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर इंजेक्शन की सलाह नहीं देता, वहाँ पहले डॉक्टर जो है कई तरह की डिवाइस आती हैं जो वो पुश करती हैं। पुश करना मतलब क्या हुआ? सिकोड़ना, कि पहले तो ऐसी देख लो, अगर पुश होकर चीज़ें बाहर निकल जाएं तो बेहतर है, नहीं तो फिर वहाँ पे भी इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन लगाना बुराई नहीं है, क्योंकि आप जो चीज़ आपके शरीर में नहीं बनना है, इंसुलिन आपके शरीर में नहीं बनना है, इंसुलिन आप बाहर से ले रहे हो। ऑक्सीटोसिन अगर आपके शरीर में नहीं बन रहा है तो इंजेक्ट का मतलब हो गया आप बाहर से ऑक्सीटोसिन ले रहे हैं। अब आप कहोगे सर नुकसान क्या है? नुकसान यही तो है कि उसकी मात्रा आपके शरीर में अधिक, किसी भी हार्मोन समन्वय का काम कर रहे हैं, हार्मोन एक समन्वय का काम कर रहे हैं, इनका अधिक होना भी नुकसानदेह होता है, इनका कम होना भी नुकसानदेह, इनका अल्प स्रावन भी नुकसानदेह है, इनका अधिक स्रावन भी नुकसानदेह। ठीक है, अगला जो हार्मोन है वो है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये जो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है तो हमारे शरीर में रंग देने वाला एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, वर्णक को पिगमेंट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मिलेनिन। क्या बोलते हैं? मिलेनिन। ये मिलेनिन जिसके शरीर में ज़्यादा होगा उसका रंग काला हो जाएगा, ये मिलेनिन जिसके शरीर में कम होगा उसका रंग गोरा हो जाएगा। ठीक है, बस इसी बात पे है, अगर इस वाले हार्मोन का अल्प स्राव हो जाए तो त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा? हल्का, यानी गोरा। हल्का का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सफ़ेद या गोरा, आप लिख सकते हैं गोरा। और अगर ये हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? काला। गाढ़े का मतलब त्वचा डार्क हो जाएगी। ठीक है, मिलेनिन पे डिपेंड करता है, और मिलेनिन डिपेंड किस पे करता है? मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन पे। जो आपकी बॉडी पे तिल या चकत्ते आ जाते हैं, कई बार ना चोट लगी होती है ना कुछ, फिर भी आ जाते हैं, वो भी सब किस हार्मोन की वजह से होता है? हाँ बिल्कुल, जैसे आपके है, तो जिसके यहाँ भी तिल होता है या कोई ऐसा निशान त्वचा का हो जाता है तो वो किस हार्मोन की वजह से होता है? मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि शरीर पर तिल किस हार्मोन्स की वजह से आते हैं? तो किसकी? देखिए, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन जो है ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा रोग लेकर नहीं आता। जैसे कमी उसकी की जाए ना जिसके लिए कोई बहुत बड़ा रोग है, जैसे ऑक्सीटोसिन तो इसलिए आता है कि बच्चा मर जाएगा अगर दूध नहीं पिएगा माँ का, तो इसलिए वो मजबूरी। लेकिन मिलेनोसाइट के साथ अगर ये कम है तो आप गोरे हो जाओगे, और ये ज़्यादा है तो आप काले हो जाओगे। इसके लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा रोग इसके साथ ऐसा नहीं है कि जिसका आपको इसे बाहर से लेना पड़े, है ना, तो इसलिए इसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, हो गया? कोई और क्वेश्चन, कोई और डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे इसमें जो बचा है आगे, जैसे मैंने अभी बताया था, ऑक्सीटोसिन है ना, पश्च भाग से है, कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन 6 हो गए थे, 7, कितने नंबर? 6। सातवां हार्मोन आप देखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
चर्चा हो चुकी है, अभी बता चुका हूं इसके बारे में। इसका जो कार्य है ये चिकनी पेशियों में संकुचन पैदा करता है। संकुचन भाई प्रेशर करना। और इस लिहाज से इसके दो काम प्रमुख हो जाते हैं। पहला, ये बालक के जन्म के समय गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा करता है जिससे जन्म में सहायता मिलती है। इसीलिए इसको कौन सा हार्मोन बोल देते हैं? बर्थ हार्मोन बोल देते हैं। दूसरा अगर देखें, ये मादाओं में दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को भी प्रेरित करता है। इसीलिए इसको दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी मैंने बता दिया था कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि गाय भैंसों में दुग्ध स्राव के लिए ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। गाय भैंसों में दुग्ध स्राव के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उतार लीजिए फटाफट, फिर अगला लास्ट हार्मोन और पढ़ लेते हैं इसमें। लास्ट हार्मोन और पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, क्या करते हैं? अगला देख लेते हैं। उतार लिया सबने उतार लिया। अगला है वैसोप्रेसिन। अंतिम हार्मोन है, इसको एंटी डायूरेटिक
इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसमें आप समझिएगा, देखिए जो यूरेटिक शब्द आएगा वो मूत्र के लिए आएगा, मूत्र का बार बार आना। मूत्र का बार बार आना क्या हो गया जी, यूरेटिक। और इसके आगे क्या लगा हुआ, एंटी, यानी ये जो हार्मोन है ये मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन वृक्क की जल अवशोषण वृक्क यानी किडनी, वृक्क किसे बोलेंगे, किडनी को। और किडनी ही हमारे यहाँ मूत्र को नियंत्रित करने वाला पार्ट है। किडनी जितना जल को एब्जॉर्ब कर लेगा मूत्र उतना कम आएगा, और किडनी जितना जल को एब्जॉर्ब कम करेगा उतना मूत्राशय में मूत्र ज़्यादा जाएगा। ठीक है, इसलिए जिसको बार बार पेशाब आता है उसकी किडनी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, या उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम बन रहा है ना। क्योंकि इसके अल्पस्राव से आप समझिएगा, ये जो हार्मोन है एंटी डायूरेटिक, अगर ये हार्मोन ज़्यादा निकलेगा, या इसका एक ही रोग लिख लेंगे, सॉरी, अगर ये हार्मोन अल्पस्राव होता है, मतलब कम निकलता है, अगर ये हार्मोन कम निकलता है तो मूत्र की बारंबारता हो जाती है। बारंबारता समझ जाएंगे, अरे बारंबारता समझ जाएंगे, मूत्र का बार बार आना। और इस रोग को मूत्रमेह कहा जाता है। ये जो रोग है, ये रोग क्या कहलाता है, मूत्रमेह रोग कहलाता है, या डायबिटीज इंसिपिडस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डायबिटीज इंसिपिडस रोग। ये जो डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, ये रोग ऐसा होता है जिसमें मूत्र बार बार आपको आता है। और ये रोग किस हार्मोन की कमी की वजह से होगा, तो आप कहेंगे वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के किस पाली से निकलेगा, पशपाली से। मैंने एक साथ लिखा दिया ना आपको सब, अग्रपाली, मध्यपाली, पशपाली। हाँ, तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये दो ही भाग याद हैं जो पशपाली से निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीयूष ग्रंथि कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रख लें, हालांकि मैं आपको लिखा चुका हूँ, अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि पीयूष ग्रंथि को कौन, भाई पीयूष ग्रंथि पूरे शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रित कर रही है। अब सवाल आ जाए पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करेगा, तो हाइपोथैलेमस, ये क्वेश्चन भी आ जाता है ना, क्योंकि हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है, और हाइपोथैलेमस भी हमारा मस्तिष्क का एक भाग है, मस्तिष्क से कनेक्टेड है, तो उसको नियंत्रित करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का। ठीक है, तो ये क्लास आज की है। अब अगली क्लास में हम थायराइड ग्रंथि को कवर करेंगे। ठीक है।